हेलो। इस बार रिस्पॉन्स कर दो। हेलो। हेलो। ठीक है। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किए थे? वो हेनरीज लॉ पढ़े थे ना? हेनरीज लॉ हम लोग का हुआ था। ठीक है। नो, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। किसी का वॉइस नहीं आ रहा है। किसी का वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। इसका तो ये भी तो लगा हुआ ही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। किसी का वॉइस तो आ नहीं रहा है। देख लेते हैं। বলছি, স্টুডেন্টদের তাহলে ভয়েস আসছে না যে? না। হ্যাঁ, ওরা মেসেজ তুলে বলছে যে ওদের ভয়েসটা আমাদের কাছে আসছে না। আমি মিউট তুলিনি, ওরা তো বলার সময় আনমিউট করছে কিন্তু আওয়াজ আসছে না কোনো। জুমের সিকিউরিটি অপশন। হ্যাঁ। সেটিংসে যেতে হবে তুই তাহলে। সিকিউরিটি সাইনটাতে। আচ্ছা, নিচে সিকিউরিটি, হ্যাঁ ক্লিক করলাম। আচ্ছা, আনমিউট। আনমিউট আছে বাতিলা। আনমিউটটাই ক্লিক করা ছিল, এখন আমি আনক্লিক করলাম। ও, তাহলে আবার তুলে দিলাম। স্টার্ট ভিডিও, হ্যাঁ ক্লিক করা আছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ ক্লিক করা আছে, মানে ক্লিক সাইনটা আছে। স্পিকার তো ঠিকই থাকার কথা। আরে ছাড়ো, দেখি কি দিলাম খারাপ হয়ে যাবে। हेलो नाउ। एक बार रिस्पॉन्स करो, देखिए वॉइस आ रहा है कि नहीं। नहीं, नहीं आ रहा है अभी भी। चलो, एक काम करो तुम लोग, हम तो मैसेज करते रिस्पॉन्स कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरीज लॉ तक हो चुका था।
हेनरीज लॉ कंप्लीटेड था। हाँ बताए। हाँ আচ্ছা ওইটা তো এখানে ইয়ে তুলে দেওয়া আছে মানে কেটে দেওয়া আছে। ধুর, अब आ इधर, अब एक बार रेस्पॉन्स करो, अब शायद वॉइस आ इधर। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। चलो ठीक है, अब आ रहा है। इतना सेटिंग्स का प्रॉब्लम ना, ओके, क्लास करवाने से पहले इतना सेटिंग करो। चलो, तो हेनरीज लॉ तक हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे कुछ अदर्स टॉपिक। तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल कराएंगे। अच्छा, हेनरीज लॉ तो न्यूमेरिकल बताए थे। अच्छा अच्छा ये ठीक। नहीं हुआ था, ठीक। डिस्कशन हुआ। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो तब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देते हैं क्या क्वेश्चन मिलता है। लिखो ये क्वेश्चन लिखो। देखो ये एनसीईआरटी का इन टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ H2S are toxic gas with rot rotten air smell, अदर्स डिटेल्स हम तो जरूरत नहीं है। if solubility if solubility solubility of H2S in water at STP is 0.195 m। स्मॉल m का मतलब क्या है? मोलालिटी, बहुत अच्छे। कैलकुलेट कैलकुलेट हेनरीज लॉ, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसको बनाने बोला है, आंसर नहीं सॉल्यूशन। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नोट डाउन हो जाए तो फिर बोलना। हो गया, चलो। तो देखो, हेनरीज लॉ का जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़े थे। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू 3H इंटू एच।
जहाँ P मेरा क्या था, पार्शियल प्रेशर, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, H था हेनरी कांस्टेंट और H मेरा था मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो अभी हम लोग बताओ यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे, H2S का लेंगे या मोल फ्रैक्शन हम लोग वाटर का लेंगे, H2S का लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेंट्रेशन दिया हुआ है इसके लिए H2S इन वाटर, तो हम तो सबसे फर्स्ट देखो निकालना क्या है, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है। ये कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब हम लोग पहले थे मोल्स ऑफ H2S बाय मोल्स ऑफ वाटर। कभी मोल कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर हम तो गिवन मास भी नहीं है मोलर मास भी नहीं है, लेकिन हम तो ये बोल दिया ना इतना मोल। ठीक है, मोलालिटी मतलब इतना मोल हम लोग पिए थे ना। तो अभी देखो तब मोल्स ऑफ H2S मेरा आ दिया 0.195, नीचे भी आ जाएगा 0.195 प्लस, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, हाँ गिवन मास बाय मोलर मास। अभी एक बात तो यहाँ पर समझना ये है कि हम ये दिया हुआ है मोलालिटी, तो मोलालिटी का मतलब था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम तो बताओ कि मोलालिटी कितना आया है, 0.195 आया है ना। दैट्स मीन मोलालिटी अगर 0.195 होना होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लेना पड़ेगा, 0.195 मोल्स ही लेना पड़ेगा आउट ऑफ solvent will be 1 kg. सॉल्वेंट के लिए 1 kg। तो देखो m बराबर ये बन दिया, ठीक, तो 1 kg, तब सॉल्वेंट का मास हम तो क्या पता चल रहा है, या तो इनटू तो स्ट्रेंथ थी, सॉल्वेंट है मेरे पास 1 kg, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, गिवन मास 1000 ग्राम और मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास Sir, 18. 18, इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 55 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो कितना हो रहा है, 55.5। अच्छा ठीक है, तो 55.55 इतना मोल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको बिठा देंगे 55.55, ये मोलालिटी दिया हुआ है मतलब मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। अब मोलालिटी है मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट भी है और मोलर मास पता है, निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, 0.195। अच्छा चलो एक ही बार में तुम लोग करते हम तो बताओ, कैलकुलेट करो तुम लोग, बताओ कितना हो रहा है ये, फिफ्टी फाइव पॉइंट 2 समथिंग तो 6 समथिंग जाएगा, क्या होगा पूरा आंसर कितना हो रहा है मोल फ्रैक्शन का, जीरो पॉइंट 0034, ठीक है 0.0034 ओके। अब जब मोल फ्रैक्शन आ गया
हम तो निकालना क्या है, KH हेनरी लॉस कांस्टेंट बोला है, तो KH इक्वल्स टू P/H। पार्शियल प्रेशर देखो यहाँ पर कितना बोला, STP, तो STP में प्रेशर कितना होता है, STP का वैल्यू, एक तो STP का प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या तो हम लोग नॉर्मल 1 ATM प्रेशर तो भी बोल सकते हैं, या फिर 0.987 बार तो भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। अभी यहाँ पर देखो कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हम लोग प्रेशर तो कौन सा यूनिट में लेंगे, ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं। इन जनरल हेनरीज लॉ में हम लोग ये बार वाला तो ले लेते हैं STP में, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 0.987 बार और नीचे आ जाएगा 0.0034, ठीक है, 0.0034, 0.0034 ये जो मोल फ्रैक्शन आया इसका तो यूनिट बनता है, क्यों नहीं बनता है, हाँ, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स, तो जो भी यूनिट है वो कट जाएगा मोल्स का, ठीक है, तो ये मेरा आंसर बताओ कितना हो रहा है, 0.987 बाई 0.0034। कितना, 290.294, सबका आया, यस। ठीक है, तो इतना बार हो जाएगा मेरा आंसर। देखो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स ऐसे दिया हुआ है वो तो बुक में देते तुम लोग समझ जाओगे, इसलिए हम वो नहीं करवाएंगे, ठीक है, इन टेस्ट में जो नहीं दिया गया है एक्सरसाइज में जो है सिर्फ वो उसमें से ही हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा आंसर, नोट डाउन करो इसको, समझ में आया सबको, किसी तरह प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो नोट डाउन हो जाए तो एक बार बोलना, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ऑल एज वैल्यू याद रख लेना, हम लोग ले सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल को भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर STP बोल रहा है ना तो हम लोग इतने सारे प्रेशर का वैल्यू ले सकते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, सबका हुआ, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी तरह नहीं हुआ रहेगा तो वो बोलना, ठीक है।
देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देखो, अगर एनसीईआरटी है तुम लोगों के पास तो एक बार निकाल सकते हो वहां पर, ठीक है सबके पास एनसीईआरटी? yes, तो देखो, ठीक है एनसीईआरटी में देखो तुम लोग के बुक में जो इंटेक्स क्वेश्चन है दैट इज 2.7, क्या बोला है देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज KH ना, KH फॉर CO2 इन वाटर कितना दिया है, 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास 8 8 पास्कल एट 298 केल्विन। अब बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm 5 atm CO2 प्रेशर, ठीक है वो चलेगा एट 298 केल्विन। चलो इतना इतना डेटा इनफ है। देखो फॉर्मूला तो मेरा सेम है, फॉर्मूला मेरा क्या था, P इक्वल्स टू KH इंटू एच। तो सबसे पहले ये समझेंगे यहाँ पर निकालने क्या बोला है, यहाँ पर निकालने बोला है क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब अमाउंट, ठीक है। तो क्वांटिटी मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब हम लोग यहाँ पर किसको एज्यूम करेंगे, मोल्स, कितना मोल्स डिजॉल्व है, ठीक है। फिर उस मोल को हम लोग लेते जाएंगे मास में, क्वांटिटी मतलब कितने ग्राम, तो वो निकालना होगा अल्टीमेट, हम तो मास निकालना होगा जिस ग्राम में निकलेगा। तो उससे पहले तो हम तो मोल निकालना है, ठीक है। हम लोग तो 11 में ये पता था 1 मोल एटम का मास तो बोलते हैं एटॉमिक मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास तो बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मेरे पास मोल आ जाए तो मास हम लोग निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, निकल जाएगा। अब क्यों जरूरी है मोल निकालना मास निकालने के लिए, बिकॉज फॉर्मूला में कहीं से भी हम लोग मास नहीं निकाल सकते, हम लोग मोल ही निकालना पड़ेगा ये मोल फ्रैक्शन से। तो सबसे फर्स्ट चीज हम लोग देते हैं डेटा क्या क्या दिया हुआ है, देखो प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, ये रहा प्रेशर, नहीं ये क्या है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये दिया हुआ है। और प्रेशर कहाँ दिया, ये रहा, हाँ 2.5 atm प्रेशर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो प्रेशर दिया हुआ है 2.5 atm में दिया हुआ है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है ना वो पास्कल में दिया हुआ है। तो पहले इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, या तो पास्कल को एटीएम में लेते आ जाओ या एटीएम को पास्कल में लेते चले जाओ, कुछ भी एक करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग एटीएम तो पास्कल में लेते चले जाते हैं, चलो। तो प्रेशर ऑफ CO2 जो है दैट इज 2.5 atm, इसको अगर पास्कल में लेते जाना है तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या बोले, ये सारा वैल्यू इक्वल है ना, तो 1 atm बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तब 2.5 atm मतलब 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल में आ गया। अभी मल्टीप्लाई नहीं मत करो, छोड़ दो, अभी ऐसे ही रहने दो, पहले यहाँ से एच निकाल लेते हैं। तो एच हो गया P बाई KH, P मतलब हो गया 2.5 1.01 10⁵, ये तो इसका भी यूनिट पास्कल और नीचे भी आएगा
1.67 इंटू 10⁸ इसका भी यूनिट पास्कल, तो अल्टीमेट पास्कल पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो ये 10⁻³ बन गया, ये कट जाएगा तो 101/167 2.5। कैलकुलेटर है तो इसको थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट कर लो, इसमें टाइम वेस्ट करते कोई फायदा नहीं है। वन पॉइंट 1.15 into 10⁻⁻. 1.15 डिफरेंस है दोनों आंसर में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 1.15 और 1.5 में अंतर है। देखो और एक बार कैलकुलेट कर लो कौन सा आ रहा है। तो 1.5 है। 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। हाँ, तो ये हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अभी मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू, हम तो पता है, मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक। अभी देखो CO2 गैसियस सब्सटेंस है ना, तो यहाँ से हम तो निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो पोर्शन है इसको कन्वर्ट कर देंगे N ऑफ CO2 बाय N ऑफ H2O। क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन में जो मोल्स ऑफ CO2 होता है दैट इज नेग्लिजिबल, मान लेंगे हम लोग, नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू मोल्स ऑफ वाटर। इसीलिए क्या होता है कि N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ H2O इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू N ऑफ H2O हम लोग ले लेंगे सॉल्वेंट की तरह। अगर नहीं लोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक इक्वेशन आ जाएगा, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। बस इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। हाँ बोलो। हाँ हाँ, CO2 गैसियस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हाँ, तो वो गैसियस स्टेट में। तो देखो तब क्या पता चल रहा है, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2 बाय मोल ऑफ वाटर। अभी मोल्स ऑफ वाटर तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 500 ml, मतलब उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अभी हम तो ये बताओ, हम लोग यहाँ क्या बोल दिए थी, ओवरऑल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल्स ऑफ वाटर। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ना कि 500 ml of soda water is equals to 500 ml of water। अगर हम लोग सोडा तो हटा ही दे रहे, नेग्लिजिबल मान ले रहे, तो बोल ही सकते थे 500 ml ऑफ सोडा वाटर मतलब 500 ml ऑफ वाटर। अब हम तो पता है 1 ml ऑफ वाटर का जो मास एज्यूम किया जाता है दैट इज 1 ग्राम, ठीक। तो अभी बताओ 500 ml ऑफ वाटर का मास कितना बन जाएगा, 500 ग्राम, ठीक है। इससे याद रखना 1 ml वाटर का जो मास है दैट इज 1 ग्राम। डेंसिटी भी 1 ग्राम पर सीसी होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो अब देखो सॉल्वेंट का मास हम तो पता चल गया 500 ग्राम है, तो मोल तो निकल ही जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर निकल ही जाएगा। कितना हो जाएगा, गिवन मास हो गया 500 और मोलर मास है 18,
तो लास्ट टाइम क्या दिए थे 1000/18 तो 55.5, अभी 500 है, मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 2 और हाफ हो जाएगा, दैट्स मीन 20, कितना था 20, 55 था ना, 56 56 लेंगे तो 28 हो जाएगा, 28, 28 से थोड़ा कम, मतलब 27 पॉइंट कितना हो रहा है देखो तो, So 27.77. 27.77, इतना मोल्स आ रहा है वाटर का, ठीक है, इतना मोल्स आया वाटर का, तो हम तो अब मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। होते हैं। So then, होते हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन कितना था, मोल फ्रैक्शन कितना आया 1.5 10⁻³ तो 1.5 इंटू 10⁻³ बराबर ये वाला, यहाँ पर 1.5 10⁻³ बैठ गया, तो मोल्स ऑफ CO2, दैट्स मीन मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ वाटर आ गया 27.77, तो ये मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा 1.5 इंटू 27.77 इंटू 10⁻³ तो अगर 28 होता उसका 1.5 टाइम्स, मतलब 28 प्लस 14, 28 प्लस 14, 14 मतलब होते 40, 42, 41 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो 41.655. 41.655, अच्छा 655 होते इंटू 10⁻³ इतना मोल्स ऑफ CO2 आया। अब हम तो पता है कि 1 मोल CO2 इसका मास कितना होता है, 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, हाँ 44, हाँ कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, तो 44 ग्राम, तो मेरे पास मोल कितना है इतना, ठीक है, तो क्वांटिटी कितना बन जाएगा, तो क्वांटिटी ऑफ CO2 dissolved equal to number of moles into molecular mass, so this is number of moles into molecular mass, that is 44, so 44 into 41 that's mean 40 था 1600, 4 है तो 4 नहीं, ये अराउंड 4 So 1832.86. कितना 18 32.86. इंटू 10⁻³ ग्राम, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अगर ये 10⁻³ तो हटा देना है तो 1000 से डिवीजन ना, दैट्स मीन 1.83, फिर ज्यादा 1.83 3 कर दो राउंड ऑफ में, इतने ग्राम, ये हो जाएगा आंसर। नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, So then, ठीक है। कब तक हुआ, ठीक है, चलो ओके। तो ऐसे ही करते जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना एक्सरसाइज के अंदर भी उसको बना लेना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, मेरे पास यही फॉर्मूला तो यूज करना है, अब सिर्फ देखना है कि कौन सा टर्म दिया हुआ है और कौन सा टर्म दिया हुआ नहीं है, बस उस टर्म तो कैसे भी करते कैलकुलेट हमको करना है,
और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, एकदम सिक्योर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राउल्स लॉ। अब हम लोग आते हैं राउल्स लॉ। तो देखो राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। राउल्स लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल तो solution having two liquid, ठीक है, दो लिक्विड के लिए, मतलब लिक्विड इन लिक्विड के लिए मेरा राउल्स लॉ एप्लीकेबल है। और फिर जाता है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब हम लोग जो अभी तक पढ़ते आ रहे सॉलिड इन लिक्विड उसके लिए तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन इसका मेजर जो यूज होता है दैट इज फॉर टू लिक्विड्स, मतलब लिक्विड इन लिक्विड के लिए ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो राउल्स लॉ टू लिक्विड्स के लिए एक्चुअली क्या बोल रहा है, हम तो यहां से क्या पता है, देखो मान लो ये एक ग्लास है जिसमें हम लोग वाटर लिए। अब इसमें हम लोग कुछ एक सॉल्यूट डाल दिए, सॉल्यूट कौन सा, सॉल्यूट डालेंगे हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है, वो वेपर फेज में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। हाँ, तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब, नॉन वोलाटाइल वर्ड का मतलब होता है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट ना हो, और वोलाटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम लोग इसको हीट सप्लाई करें इस सॉल्यूशन को, सपोज, ठीक है, सपोज इसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने से वेपर में कौन आएगा, लिक्विड वाला पोर्शन आएगा। यस। तो अब अगर हम लोग ये जो ग्लास लिए हैं इसको अगर कवर कर दिए, तो ये वेपर जो निकल रहा था वो वेपर यूनिवर्स में आ सकता है, नो सर। नहीं आएगा। तो वो वेपर जाता कहाँ कोलाइड करेगा, ये वाल ऑफ दी क्या बोलते हैं, कवर, जो कवर किया गया है उस तो वाल पे। तो जब ये वाल पे कवर करे, सॉरी, जो हम लोग ये कवर किए हैं जो प्लेट से या फिर किसी भी पॉट से, उसके वाल पर जाकर जब ये कोलाइड करेगा तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा ना। यस सर। ठीक, तो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, उस प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है। ठीक, तो उसके लिए सॉल्वेंट है। तो अभी मान लो कि इनिशियली इसमें एक बार था 500 ml ऑफ सॉल्वेंट और एक बार था 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। कौन से कंडीशन में ये प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, थाउजेंड। 1000, बिकॉज मेरे पास वाटर का अमाउंट एक्सेस है, तो ज्यादा अगर वाटर है तो हीट डालने पर ज्यादा वाटर वेपर भी बनेगा, तो प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करेगा। क्योंकि सॉल्यूट तो मेरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है प्रेशर जनरेट करने के लिए।
तो ये जो प्रेशर हुआ ना, ये प्रेशर तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। बोले थे, याद करो क्लास 11 में ये हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, हाँ या ना, पढ़े थे 11 में, नहीं पढ़े थे? अच्छा, बता दे रहे तुम लोग पढ़े हो दे तो यहाँ पर बता दे रहे। वो कौन सा चैप्टर था, सॉल्युबिलिटी, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, वो वाला चैप्टर हुआ था। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हुआ था। yes sir, उसी चैप्टर में था वेपर प्रेशर, ठीक है, नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं। तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोलो थे कि प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर, लेकिन कब, सिर्फ ऊपर जाते तो लाइट कर दे उसको नहीं, देखो अच्छे से अगर समझेंगे ना कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है नीचे, तो यहाँ से हीट ऊपर जा रहा है, तो ये वाला लिक्विड, यहाँ लिक्विड है, यहाँ पर गैसियस है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऊपर में थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर भी डाउन होगा, तो ये वाला गैसियस वापस से लिक्विड बनेगा। yes sir, पॉट से नीचे वेपर वापस से लिक्विड बनता है या नहीं बनता है? yes sir, बनता है। ये अगर कोई डाउट होगा तो ये घर में भी देख सकते हैं, अभी क्लास के बाद या क्लास चल रही साइड पे बर्नर बोले सिलेंडर पे एक पॉट में पानी गर्म करने के लिए रख दो और उसको कवर कर दो, फिर उस पॉट को उलाटो और पॉट को साइड में कहीं रख दो, दे दो 2 सेकंड बाद उसमें पूरा तो पूरा वाटर मिलेगा जितना वेपर बना था। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली लिक्विड से गैसियस बनता है और गैसियस से लिक्विड बनता है, दिस इज द इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जब रीच कर दिया, उस कंडीशन में प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हाँ बोलो, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर pressure applied by vapor on the equilibrium of liquid and gas is called vapor pressure। सिर्फ प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर इज नॉट द वेपर प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड गैस। जब लिक्विड से गैस बन रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है या गैस से लिक्विड हो रहा है, सेम टाइम सेम स्पीड से जब इक्विलिब्रियम रीच कर दिया, उस टाइम पे जो प्रेशर अप्लाई होता है गैस के थ्रू, मतलब वेपर के थ्रू उस इक्विलिब्रियम पे, उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो हुआ सॉल्यूट वाला पोर्शन, हम लोग सॉल्यूट वाला पोर्शन आएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर बोल भी सकते हैं कि इससे रिगार्डिंग मेरा राउल्स लॉ क्या होगा जब सॉलिड इन लिक्विड है, ये जब समझा दिए सॉलिड वाला तो इसी तो बता दे रहे कि मेरे पास वोलाटाइल कंपाउंड कौन है, वोलाटाइल कंपाउंड है सॉल्वेंट, और नॉन वोलाटाइल कौन है, सॉल्यूट। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर हम लोग देते तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, तो वो वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या वोलाटाइल वेपर,
कौन है रिस्पॉन्सिबल? हाँ, वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो पेपर हाँ, वोलाटाइल वेपर मतलब वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो इसी तरह रिगार्डिंग राउल्स लॉ बोल रहा है, इसी तरह रिगार्डिंग राउल्स लॉ बोल रहा है, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of each volatile component, each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ये किसके लिए? सॉलिड इन लिक्विड के लिए, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। अभी यहां पर देखो पार्शियल वेपर प्रेशर, क्यों पार्शियल वेपर प्रेशर बोला गया? क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन कंपोनेंट हो सकता है, ईच वोलाटाइल कंपोनेंट बोला है ना। तो अगर मान लो कि एक से ज्यादा अगर दो कंपोनेंट है, ठीक है, दो अदर कंपोनेंट है, तो जो जिस हिसाब से वेपर में जाएगा उस हिसाब से प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, जो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से वेपर का प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इसीलिए बोल दिया उसका मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पर 500 ml ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन जनरेट करेगा, मतलब जो मोल ये जनरेट करेगा और ये जो मोल जनरेट करेगा, दोनों में अंतर होगा। इसका जो मोल होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू इसका मोल, तो ऑटोमेटिक इसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट में वो प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया? किसी तो डाउट है यहाँ पर? ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अच्छा, कब तक हुआ? हाँ, ठीक है। डन हो जाए तो बोलना। होते हैं।
तो देखो सेम स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए भी, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि मेरे पास दो चीज है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो ऐसे ही हम लोग बाइनरी लिक्विड्स के लिए पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास दो लिक्विड है, एक ये वाला और एक ये वाला। दो लिक्विड मेरे पास है, एक ही बीकर में है। अब देखो ये दोनों जो लिक्विड है, मान लो दिस इज लिक्विड ए एंड सपोज दिस इज लिक्विड बी। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि दे आर मिसिबल विथ ईच अदर और इमिसिबल विथ ईच अदर, उससे हम तो फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न कि दे आर मिसिबल विथ ईच अदर और इमिसिबल। ये मिक्स हो भी सकता है और नहीं भी मिक्स हो सकता है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि बोथ आर वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये जरूर होना चाहिए। समझ में आया? दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्सअप हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों तो वोलाटाइल एटलीस्ट होना ही पड़ेगा। वोलाटाइल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वोलाटाइल का मतलब क्या होगा कि वो इजीली वेपर में जा सकता है। yes sir, अब हमको ये पता नहीं है कि इसमें से कौन वेपर में जल्दी जाएगा और कौन वेपर में कम जाएगा, ठीक है। मतलब व्हिच वन विल इजीली गो इनटू वेपर, व्हिच वन विल नॉट। दोनों वोलाटाइल है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग जब लिक्विड है तो दोनों का रेट भी अलग होगा वेपर बनने का, सेम तो नहीं होता है। जैसे वाटर, वाटर भी वोलाटाइल वेपर में बनता है और अल्कोहल भी वेपर में बनता है, लेकिन व्हिच वन इज मोर वोलाटाइल? water, वाटर और अल्कोहल, इन दोनों में मोर वोलाटाइल कौन है? अल्कोहल होगा ना। हाँ, इजीली वेपर में तो अल्कोहल बनता है कंपेयर टू वाटर। देखो अल्कोहल से सैनिटाइजर बन रहा है, तो हम लोग रब करते करते वो तो वेपर में उड़ गया, लेकिन वाटर उतना जल्दी ड्राई होता है? नहीं होता है। दैट्स मीन अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल। तो यहाँ पर हम लोग जो भी लिक्विड लिए हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, वो मिसिबल हो या ना हो प्रॉब्लम नहीं है, बट वोलाटाइल होना चाहिए। अब वोलाटाइल होने के बाद क्या हो रहा है? अब लिक्विड ए या लिक्विड बी में से जो भी लिक्विड मोर नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करेगा वेपर में, वो ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। सपोज मान लो कि ये मेरा एट द सेम टाइम 100 मोल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऑन द सेम टाइम ये मेरा 80 मोल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो नॉर्मल सा कंसेप्ट से जितना ज्यादा मोल उतना ज्यादा नंबर, उतना ज्यादा सॉल्यूशन, तो प्रेशर भी उतना ज्यादा जनरेट होगा। तो किसके लिए वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा? लिक्विड ए और लिक्विड बी? लिक्विड ए, ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू volatile liquids, the partial pressure of, बात ही सेम है, बात ही सेम लाइन, partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है।
चलो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? इसको प्रेशर क्यों नहीं बोले, पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट है कि क्यों इसको पार्शियल प्रेशर बोला जा रहा है? नो सर। ठीक है, मतलब पता है ना कि पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अगर सिंपली समझे ना तो इस सॉल्यूशन का अगर हम लोग प्रेशर बताए तो सॉल्यूशन में मेरे पास कौन है, ए है और बी है। तो सॉल्यूशन का प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। तो सिर्फ ए वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, वो टोटल प्रेशर का एक पार्ट बन रहा है, इसलिए उसका प्रेशर तो सिर्फ बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसीलिए बोला दिया कि दो वोलेटाइल लिक्विड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ए लो या बी लो, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। नोट डाउन करो, फिर इसका हम लोग न्यूमेरिकल वर्जन, सॉरी न्यूमेरिकल बोले, मैथमेटिकल फॉर्म पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, सबका हुआ? होता, तो देखो मान लेते हैं मेरे पास लिक्विड ए है, तो लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर जो बनेगा इसको डिनोट किए स्मॉल पी सफिक्स में ए। लिक्विड बी जो है इसका पार्शियल प्रेशर तो हम लोग डिनोट किए सफिक्स में बी। इसका जो मोल फ्रैक्शन है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको डिनोट किए एच ऑफ ए। इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको डिनोट किए एच ऑफ बी। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, तो स्टेटमेंट से क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मोल फ्रैक्शन। सो पी ए प्रोपोर्शनल एच से, यही ये क्या हो जाएगा, पी बी प्रोपोर्शनल एच बी। नाउ एक ये प्रोपोर्शनल टर्म तो वो तो यहाँ नहीं लिख सकते, प्रोपोर्शनल साइन तो इक्वल पे लाइन देते, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा देखो, ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एच ए। ठीक है, पी ए नॉट इंटू एच से, और यहाँ पर हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एच बी। ठीक, अब यहाँ पर ये पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है ना, यहाँ पर लिख दे रहे, पी ए नॉट और पी बी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब जब सिर्फ ए था, सिर्फ ए लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर, उसमें बी मिला हुआ नहीं है, और ये हो गया सिर्फ बी का वेपर प्रेशर, उसमें ए मिला हुआ नहीं है। ठीक है, ये दो फॉर्म तो याद रखना है, न्यूमेरिकल जब भी करना होता है ना तो ये फॉर्म्स मेरा काम आता है। समझ में आया?
चलो नोट डाउन करो तब जल्दी से। ठीक है, बात ये तो अभी हुआ। सबका हुआ। अच्छा ठीक है, हो जाए तो फिर बोलना। हो जाए तो बोलना। हो गया तो बोलो। अच्छा, तो अभी देखो, अगर हम लोग बोले टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, होगा या नहीं होगा? क्योंकि सॉल्यूशन में मेरे पास दो ही कंपोनेंट है, ए और बी। तो ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर अगर मिला देंगे तो टोटल प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए इक्वल टू क्या था देखो, पी ए इक्वल टू था पी ए नॉट इंटू एच से, और पी बी इक्वल टू था देखो पी बी नॉट इंटू एच बी, था ना? अब हमको ये भी पता है, देखो बताए थे लास्ट क्लास में कि मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा 1, एच से प्लस एच बी 1। तो हम लोग यहाँ पर एच ए या एच बी किसी तो रिप्लेस कर देंगे, तो एच से इक्वल्स टू 1 माइनस एच बी बना, या फिर एच बी इक्वल टू 1 माइनस एच से, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर रिप्लेस कर देते तो और एक फॉर्म हमको आ जाएगा, देखो 1 माइनस एच बी आ जाएगा प्लस पी बी नॉट इंटू एच बी। ये मेरा बन दिया देखो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एच बी प्लस पी बी नॉट इंटू एच बी। ठीक, ठीक है। अब यहाँ से ये तो पी ए नॉट एच बी कॉमन ले लो, तो एच बी कॉमन लेने से हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। उल्टा लिखोगे तब जाकर वो होगा ना, पी बी नॉट तो पहले लिखेंगे तब जाकर वो बनेगा। तो ये फॉर्म भी याद रखना है, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट डॉट, मतलब ये तो आ ही जाएगा। और ये भी तभी तब बाद मेरा न्यूमेरिकल में काम लग जाता है। नॉट ऑलवेज, ऑलवेजली मेरा ये वाला लगेगा, ये वाला फॉर्म मैक्सिमम टाइम, ये मेरा रियली लगेगा। ठीक है, तो ये था मेरा डेरिवेशन, नोट डाउन करो। ओके।
होते हैं। अगर किसी का छूटा है तो बोलना, ठीक है। अभी देखो, अगर हम तो अब ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहे हैं कि वो जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, या पार्शियल प्रेशर है, इसके साथ हम तो ग्राफ ड्रॉ करना है मोल फ्रैक्शन का। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। तो हम शायद लास्ट डे एक बार बताए थे कि एक्स एक्सिस में किस तो रखा जाता है, लास्ट क्लास में जब जो चेंज तो दोनों हो रहा है, ऐसा कुछ बोले थे, ज्यादा चेंज। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कुछ टर्म याद आ रहा है? तो एक्स एक्सिस में कौन जाएगा, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? ध्यान नहीं दे रहे हो। एक्स एक्सिस में नहीं, एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट रहेगा ना, और वाई एक्सिस में रहेगा डिपेंडेंट। साइड में लिखते रख लो, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट का मतलब जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है वो क्या चेंज कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो पर्सन जो चेंज करेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब एक्स से ऊपर डिपेंडेंट, हम जो चेंज किए उससे ऊपर जो चेंज होगा वो आएगा वाई में। समझे बात को? तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम वेपर प्रेशर चेंज कर सकते हैं या मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन। हम लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट ले सकते हैं, मतलब मोल्स बढ़ा सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट लेते मोल घटा सकते हैं। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को, हम लोग चेंज कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन, तो दैट्स मीन इट इज इंडिपेंडेंट। अब मोल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो उस हिसाब से वेपर प्रेशर चेंज होता रहेगा, तो वेपर प्रेशर हो गया डिपेंडेंट। अगर डाउट है तो उससे लिख तेरा तो भूलना नहीं है इसके बाद। एक्स में इंडिपेंडेंट, वाई में डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ ऑब्जर्वर या पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो जो चेंज करेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर आएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर आ गया मोल फ्रैक्शन। अब जो दो वाई एक्सिस क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास दो दो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं इधर भी एच ए प्रेजेंट है और एच बी प्रेजेंट है, इधर भी एच ए प्रेजेंट है और एच बी प्रेजेंट है। तो ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पर जो एच ए है ये 0 है और मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है, तो एच से अगर 0 है, हम तो क्या पता है कि एच ए प्लस एच बी कितना होगा, 1। तो एच से अगर 0 है तो एच बी कितना होना चाहिए यहाँ पर, 1। अगर यहाँ एच से 0 है तो यहाँ पर एच से कितना होगा, 1, और एच बी हो जाएगा 0। तो अब देखो, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर हुआ है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये इक्वेशन पढ़े थे, y इक्वल्स टू एम एच। इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है ना। तो देखो इसी इक्वेशन पे मेरा भी यहाँ पर फॉर्म है, देखो क्या है ना, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एच से। तो ये एच से देखो कहाँ पर है, एच एक्सिस में है, ये पी ए मेरा क्या है, इधर है ना वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो मेरा यहाँ पर है ना। तो वेपर प्रेशर मतलब क्या हो गया, वाई। तो ये पी ए नॉट मेरा क्या हो गया, एम, दैट इज स्लोप। तो पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एच ए, इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये बात समझ में आया? yes sir, किसी तो डाउट है इसमें? no sir, तो अभी देखो, हम बता रहे इधर एच ए बढ़ रहा है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो एच ए धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, मतलब एच ए का शुरुआत कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, जीरो से। ये जीरो से जाकर इधर टच करेगा, ठीक है। तो एच ए यहाँ जीरो से जाकर यहाँ पर जो टच किया, तो ये वेपर प्रेशर बना। तो ये वेपर प्रेशर किसका बनेगा? ये वाला एक्सिस जो है ये तो वेपर प्रेशर बना, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट कौन सा बनेगा? ये पॉइंट बनेगा प्योर वाला, दैट इज no, पी ए नॉट। और ये ग्राफ जो है ये मेरा हो गया, ये पी ए वाला ग्राफ है, ठीक है। ये पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एच से, वो वाला ग्राफ है ये, ठीक। सिमिलरली इधर से भी एक ग्राफ आएगा जो एच बी के लिए बनेगा, जो तो यहाँ पर टच किया, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए बन रहा है? ये पीबी के लिए बन रहा है। पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इंटू एच बी। और ये वाला जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पीबी नॉट बोलेंगे, प्योर वाला। अब दोनों तो ऐड कर दो तो टोटल बन जाएगा। अब दोनों तो ऐड कर देंगे, यहाँ से ये वाला पॉइंट तो ऐड कर देंगे, तो ये मेरा हो गया पी ऑफ टोटल, दैट इज पी ए प्लस पीबी। ये होता है टोटल ग्राफ वेपर प्रेशर पर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। देखो यहाँ पर एच बी जीरो है, जीरो से बढ़ रहा है, तो धीरे 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 बढ़ रहा है और जाकर प्योर कंडीशन में आ गया। एच बी वन मतलब प्योर, इसलिए ये जो वेपर प्रेशर रीच किया वो हो गया प्योर वेपर प्रेशर। यहाँ पर एच से नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा एच से ही है, 100% एच से है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी ए नॉट, दोनों तो ऐड कर देंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ समझ में आया कि नहीं बताओ? एक और बार समझा दे, चलो ठीक है। इधर से देखो, ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन में एच ए मतलब ए वाला लिक्विड का अमाउंट जीरो, इस पोजीशन में ए लिक्विड का अमाउंट 100%। तो जीरो से लेकर वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 100% पे जाकर टच हुआ। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? ए के लिए, क्योंकि बी तो नहीं है, जीरो। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो प्योर वेपर प्रेशर मिलेगा ए का, इसलिए इसको बोला गया पी ए नॉट। सिमिलरली इस पॉइंट पे एच बी जीरो है, जीरो से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 100% पे आया, एच बी वन 100% पे आया। तो यहाँ पर जब वेपर प्रेशर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बी के लिए मिलेगा, तो 100% ऑफ वेपर प्रेशर बी, पी बी नॉट। फिर इन दोनों तो ऐड कर देंगे, तो हम तो पता है ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। अल्टीमेट हम तो दोनों इक्वेशन तो ऐड करना है ना टोटल निकालने के लिए, तो टोटल वाला ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। अब समझे? होते अभी हम तो सिर्फ तुम लोग ये बताओ कि पीबी तो नीचे पीए तो ऊपर, ऐसा क्यों किए? हम दोनों तो एक बराबर तो लेते जा ही सकते थे, दोनों तो एक बराबर क्यों नहीं रहते? रीजन कुछ नहीं, रीजन सिंपल है।
कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। Yes, sir. तो हमको तो पता नहीं है ना कि दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है या फिर डिफरेंट है। तो किसी एक का ज्यादा होगा, बस इसीलिए किसी एक को ऊपर कर दिए, किसी एक का कम होगा इसलिए उसको नीचे कर दिए। अगर दोनों बराबर बोलता तो दोनों तो बराबर वाले पोजीशन पे लेते आते हैं, लेकिन जनरली बराबर बोलता नहीं है और बराबर होता भी नहीं है। जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट कम रहता है, सॉल्वेंट ज्यादा रहता है। अब हम क्या किए कि हम पीए पीए तो ऊपर ले जाए, माने एच से वाला तो ऊपर ले जाए, तुम लोग अगर एच बी वाले तो ऊपर ले जाओ दे, इसको नीचे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया रीजन? कौन सा लिक्विड मोर अमाउंट पे है, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, वो हमको पता नहीं है, इसलिए एक एजम्पशन ले लेते हैं कि कोई भी एक तो ज्यादा होगा कोई भी एक कम होगा, तो किसी एक को ऊपर ले जाओ किसी एक को नीचे रखो। तो इस हिसाब से देखते हम तो क्या समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से देखते हम तो समझ में आ रहा है कि जो मेरा पीए नॉट है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ बी। दैट्स मीन सिंपली बोल सकते हैं कि एच एच ए इज ग्रेटर देन एच बी होगा, तभी तो ये हो पॉसिबल है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करो जल्दी से। Done. ठीक है, ओके, सबका हुआ? Yes, sir. चलो यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या बोलता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कराएंगे हम तो, रिमाइंडर दे देना कि आइडियल और नॉन आइडियल ओके सॉल्यूशन सर। से होगा। ठीक है, चलो इसमें यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, होते तो कल हम लोग करेंगे आइडियल नॉन आइडियल। ओके, Yes, sir. वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।